हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एंड वेलकम टू द सेशन। आज से हम लोग अपनी CSIR नेट JRF की तैयारी शुरू कर चुके हैं और शुरुआत हम लोग करेंगे पहले यूनिट से। आपने सिलेबस देख लिया होगा अब तक, तो पहले यूनिट से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहली यूनिट है बेसिकली बायोकेमिस्ट्री और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है केमिस्ट्री को। क्योंकि इस यूनिट को अगर समझना है तो केमिस्ट्री से आपको दूर भागने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री से कुछ लोग इतना ज़्यादा दूर भागते हैं कि अगर उनको बोल दो कि pH कैलकुलेट करो और pH का इक्वेशन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस अपॉन HA, तो उनको लगेगा कि अरे बाप रे, जैसे कि वो कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो और किसी ने ले जाकर उनको पानी में डुबा दिया हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, केमिस्ट्री से थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। और इवन जो यूनिट 1 का सिलेबस है उसमें भी कुछ जितनी केमिस्ट्री आपको चाहिए उनका टॉपिक दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एनीवे, तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक अमाइनो एसिड से। क्यों अमाइनो एसिड से? क्योंकि अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स ये इस यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो शायद इस यूनिट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 40% क्वेश्चंस इन्हीं पार्ट से आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये अमाइनो एसिड्स जब भी कोई पढ़ना शुरू करता है ये बहुत रुलाते हैं और उनको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि इसका नाम अमीनो एसिड नहीं बल्कि कमीनो एसिड होना चाहिए। तो जो लोग अमीनो एसिड पढ़े होंगे वो लोग समझ गए होंगे क्यों मैं इसको कमीनो एसिड कह रहा हूँ। और जिनको कुछ नहीं पता है अमीनो एसिड के बारे में, जिनकी हालत कुछ ऐसी है, कैसी है कि अगर उनसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो बोलेगा कि न्यूक्लिक एसिड। हे भगवान, तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं और हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो जाए। एनीवे, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जिनको कुछ अभी तक नहीं पता, और उनके लिए और कुछ जानने को मिलेगा एडिशनल जो अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं। तो अमीनो एसिड्स बेसिकली क्या हैं? ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं जिनको कंडेंस करके क्या बनते हैं? पेप्टाइड्स। ठीक है, जो कि प्रोटीन का है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जब ये बन जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जब ये बन जाएगा तो फिर ये फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे लोकली। ठीक है, तो ये बनाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में मिलके एक ठीक ठाक सा फंक्शनल यूनिट टाइप का बनाते हैं जो कि कहते हैं उसको टर्सरी स्ट्रक्चर। और अल्टीमेट जो फॉर्म है प्रोटीन का वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये इसका बेसिक साइकिल है कि अमाइनो एसिड। अच्छा, ये साइकिल क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जब काम करना बंद कर देगी तो फिर से इसको डिग्रेड करके ये अमाइनो एसिड में सिस्टम इसको कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये तो रही बात। अब जिनको इसमें भी दिक्कत है कि सर ये अचानक से बीच में कहाँ ये सब शुरू कर दिया आप, तो भाई उनके लिए भी थोड़ा सा जाते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे जो बेसिक बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं तो उसमें जाइए, देखिए कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेल एक यूनिट की तरह कैसे काम करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेल में अगर हम देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस का पोर्शन है जहाँ पे हमारे क्रोमोजोम्स हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए उसमें होती हैं जीन्स। वो जीन्स होते हैं जीरोक्स। ठीक है, जीरोक्स मशीन होती है आरएनए पॉलीमरेज जो कि इसकी फोटोकॉपी करती है, जिसको हम कहते हैं आरएनए। ठीक है, तो ये जो कलरफुल डीएनए है इसकी फोटोकॉपी निकलेगी ब्लैक एंड वाइट आरएनए, और वो आरएनए फिर एक्सपोर्ट आउट होगा इन द साइटोसॉल, and then there is machinery which is called ribosome। और वो क्या करते हैं कि ये जो ब्लैक एंड वाइट पेज निकला है पढ़ के इसका मतलब बताते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट करके क्या बनाते हैं?
पेप्टाइड्स या प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, या प्रोटीन। तो अब जैसे एकदम सीधे कह देना कि अच्छा राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो कोई ज़्यादा होशियार बंदा होगा तो वो कहेगा अरे राइबोसोम प्रोटीन्स बनाती हैं, बेवकूफ़ बना रहे हो, ये झूठ बात है। राइबोसोम जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं और वो फोल्ड होने के बाद प्रोटीन बनाती हैं, समझे। तो उसके बाद कुछ लोग थोड़े से और भी होशियार हैं, तो उनको पता है कि ये जो राइबोसोम है ना, ये दो जगह पे प्रोटीन बनाता है, एक तो इंडिपेंडेंटली और एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो गए। और अगर ये राइबोसोम नहीं होता ना तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होती। तो उनसे भी ज़्यादा होशियार भी क्योंकि ये लेवल की कमी नहीं है ना, अलग अलग लेवल की सबकी नॉलेज है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये लेक्चर्स देखने के बाद आपकी नॉलेज सबकी एक जैसी हो जाए, सिमिलर हो जाए, नॉट सेम, सेम तो नहीं हो सकती। तो उसके आगे जानने वाले लोग कहेंगे कि अच्छा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रही है ना, इसको आगे क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी भाई साहब नाम के एक हैं, वो एक पोस्टमैन की तरह काम करते हैं, अलग अलग एड्रेस वगैरह के हिसाब से वो शॉर्ट आउट करके और अलग अलग कंपार्टमेंट में इन प्रोटीन्स को भेजते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है क्यों अमाइनो एसिड पढ़ना है, क्योंकि ये जो है मिल के बनाते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन समझिए कि पूरी बायोलॉजी में आप कहीं भी प्रोटीन से पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो एक वर्क फोर्स है पूरे के पूरे सेल का। अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम अपने पूरे देश से कंपेयर करें तो ये समझिए ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, डीएनए, ठीक है। आरएनए को समझिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट है। राइबोसोम को समझिए कि ये जो है टाटा बिरला टाइप का कुछ फैक्ट्री है, जिसमें कि हालांकि ये भी आम लोग ही मिल के बनाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए मिल के ही बनाती है। तो जैसे कुछ कंपनीज होती हैं उसमें स्टेट और सेंटर के स्टेक होते हैं, ठीक है, आरएनए डीएनए का भी इसमें पार्ट होता है। कुल मिला जुला के ये जो मशीनरी है तो ये बनाती है वर्कफोर्स, यानी कि जो लोग काम करने वाले हैं। तो प्रोटीन्स एक्चुअली क्या है, ये पूरी की पूरी कंट्री को रन करते हैं। जो मजदूर यूनियन है वो प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा काम करते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक मैंने एनालॉजी देने की कोशिश की है, शायद घटिया एनालॉजी भी हो सकती है। एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये अमाइनो एसिड है क्या। तो अमाइनो एसिड को अगर हम देखें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक सेंट्रल कार्बन होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जैसा कि मैंने कहा केमिस्ट्री से भागिए मत, देखिए कि क्या होती है वैलेंसी एंड एक्सेट्रा। तो ये जो कार्बन है तो इसमें एक आर ग्रुप होता है और ये होता है वेरिएबल, लेकिन जो फिक्स चीज़ है वो क्या होगा, एक होगा हाइड्रोजन, एक से जुड़ा होगा COH ग्रुप और एक से जुड़ा होगा NH2 या NH3 प्लस। तो ये हो गई इसकी बेसिक सी बात, यानी कि सेंट्रल कार्बन एटम, NH2 या NH3 प्लस ग्रुप, एक हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप और वेरिएबल आर ग्रुप। तो जो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो फंडामेंटली 20 है, ठीक है। और इन 20 के लिए अलग अलग आर ग्रुप है, आगे हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको अगर और हम प्रिसाइजली कहें तो ये 20 नहीं बल्कि 22 होते हैं। 2 एडिशनल भी हैं, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनको अगर हम बहुत ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो डाइट के हिसाब से कि हमको न्यूट्रिशन के हिसाब से कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमको डाइट में होने ही चाहिए और कौन से नॉन इसेंशियल हैं कि नहीं होंगे तो भी बॉडी अपने आप उसको बना सकती है। और दूसरा बायोकेमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है जिसमें केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होंगी कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है कि बेसिक है कि एसिडिक है कि न्यूट्रल है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये एक पूरा अच्छा सा एक टेबल दिया हुआ है मैंने, जिसको आप ध्यान से वीडियो पॉज करके देखिए। ये देखिए, ये नॉन पोलर्स हैं। नॉन पोलर्स का मतलब हाइड्रोफोबिक्स, और ये पोलर यानी कि सारे के सारे हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ग्लाइसिन को आप देख रहे हैं कि ये जो है महाराज ना पोलर में है ना नॉन पोलर में है, ऐसा नहीं है।
बेसिकली ये महाराज पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि कब CSIR पूछेगा तो इसको पोलर बताना है, और कब CSIR पूछेगा तो इसको नॉन पोलर बताना है। ऐसे ही जो ये टायरोसिन है, इसके अंदर न्यूट्रल के कैरेक्टर भी होते हैं, एसिडिक के कैरेक्टर भी होते हैं। जो हिस्टिडीन है उसके अंदर बेसिक के कैरेक्टर भी होते हैं और न्यूट्रल के कैरेक्टर भी होते हैं। ये रही लिस्ट इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की, जिसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो हैं वो सिर्फ इन्फेंट्स के लिए इन्फेंट्स के लिए इसेंशियल होते हैं, बाकी एडल्ट्स के लिए नॉन इसेंशियल, इसलिए इसको रखा है बीच में। अब बात करते हैं कि इसको हमने देख लिया केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। अगर एक अमाइनो एसिड को देखें तो सबसे लंबा वाला अमाइनो एसिड है एक ठो, उसमें से लेते हैं और देखते हैं कि इसकी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आपको करना पड़ेगा ना, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कोई नाम दिया हुआ है तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा। तो नंबरिंग हम करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप उसको देते हैं 1 और रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिर्फ कार्बन की बात हम करते हैं, बाकी किसी की नहीं। और अगर हम सेंट्रल कार्बन से इसको नंबरिंग करें तो जिस कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइड ग्रुप बाइंड होता है उसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और बाकी जो आर ग्रुप में कार्बन है उनको हम बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिटेल में इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारे के सारे जो नॉन पोलर हैं और एलिफैटिक क्या होते हैं वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा ये कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाई फाई चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों को समराइज़ करके एक इसेंशियल केमिस्ट्री का लेक्चर या सीरीज़ ऑफ लेक्चर चला दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे तो हम देखते हैं ये भाई साहब हैं सबसे छोटे वाले अमाइनो एसिड, और इनके जो आर ग्रुप हैं वो है H यानी कि हाइड्रोजन। तो ये सबसे छोटा है, पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, और बाद में हम देखेंगे इसकी एक और भी प्रॉपर्टी है। बाकी अगर इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बल्कि होता जाएगा और इसमें आर ग्रुप चेंज होता जाएगा। तो देखिए इसको मैं इंडिविजुअली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये भाई रट्टा मारने वाली चीज़ है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके आप देख सकते हैं। जैसे सल्फ़र कंटेनिंग क्या है भाई, सल्फ़र कंटेनिंग सिस्टीन और मिथियोनिन है, तो उनको अलग याद कर लीजिए। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग क्या है, तो सीरीन और थ्रियोनिन है, तो उसको आप सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन है उसको आप अलग करके कर लीजिए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना राहत नहीं है। और इसकी जो ये प्रॉब्लम है ये याद रखने वाली, याद करने वाली, शायद इसी की वजह से मैंने इसको कहा था अमीनो एसिड की जगह कमीनो एसिड। तो ये हो गई बात, ये सारे के सारे हैं पोलर, और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो नॉन पोलर, और ये 3 ये भी नॉन पोलर हैं, पर ये क्या है, एरोमेटिक हैं। ठीक है, ये क्या थे, ये थे एलिफैटिक और ये हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर में बेसिकली क्या है कि जो नॉन पोलर हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि ये पानी के साथ मिक्स नहीं होते। अब बात करते हैं आगे। हमने देख लिया कि ये जो अमाइनो एसिड है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसमें इसके लिए 2 प्रॉपर्टीज़ कही गई हैं कि ये क्या होता है कि ये एक एम्फोलाइट की तरह काम करता है, प्लस इसको ज्यूटर आयन कहते हैं। ज्यूटर आयन क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि इस पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ हो, और इसकी वजह से ये एक टाइम पे एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। अब ये एसिड बेस का क्या फंडा है भाई, एसिड और बेस का फंडा ये है, एसिड मतलब वो जो हाइड्रोजन इजीली दे सके, और बेस का मतलब वो जो हाइड्रोजन
यहाँ हाइड्रोजन नहीं, थोड़ा ध्यान से, हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन, ठीक है। एसिड मतलब वो जो प्रोटॉन को त्याग सके, और बेस मतलब वो जो प्रोटॉन को अपनी शरण में ले सके, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये इसका आयनिक फॉर्म है, और इसको ज्यूटराइन भी कहते हैं, एम्फोलाइट भी कहते हैं। एनीवे, तो ये जो इसकी आयनिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अब इसमें कई तरह की संभावनाएं हैं। तो जैसे जैसे पीएच चेंज होता है, पीएच कहाँ से चेंज होगा, 0 से लेके 14 तक। तो 7 के नीचे अगर है तो एसिडिक, 7 के ऊपर अगर है तो बेसिक। एसिडिक का मतलब इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, बेसिक का मतलब इसमें प्रोटॉन कम है, एंड OH माइनस ज़्यादा है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हम जब देखेंगे कि कोई एक अमाइनो एसिड है, इसको ध्यान से, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक अमाइनो एसिड है तो इसकी एक ऐसी फॉर्म हो सकती है जहाँ पे ये ज्यूटरायनिक फॉर्म में हो, यानी कि ये NH3 प्लस हो, यहाँ पे COO माइनस हो, यानी कि इसके H निकल गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसमें एक H जुड़ गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये प्रोटॉन अवेलेबल होगा और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन जुड़ा होगा। तो मतलब क्या है कि ये +1 चार्ज स्टेट में होगा, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट अगर होगा तो ये प्रोटोनेटेड होगा, और बेसिक एनवायरनमेंट होगा तो ये डीप्रोटोनेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, तो कोई अमाइनो एसिड है, मान लो उसके R ग्रुप में भी एक अमाइड ग्रुप है, तो वो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे भी एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा। तो इसको कहेंगे डाईप्रोटिक क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स, और उसको कहेंगे ट्राईप्रोटिक क्योंकि वहाँ पे 3 प्रोटॉन, एंड सो ऑन। बात हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं समझ में आया वो इसको पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, एंड सो ऑन। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ही पीएच से जुड़ा हुआ है और पीएच ही एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। एनीवे, तो ये जो चार्ज प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया कि भाई जैसा अमाइनो एसिड होगा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, तो वो अलग अलग चार्ज में भाई एग्जिस्ट करेगा, अलग अलग पीएच में, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि पहले कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, कुछ जो अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड ग्रुप हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और नॉन पोलर, इस तरह के, तो अगर सबको हम टाइट्रेट करें, लो अब एक नया वर्ड आ गया, टाइट्रेट करें। टाइट्रेट करने का क्या मतलब भैया, टाइट्रेट की लिटरल मीनिंग क्या होती है कि कोई एक कंपाउंड है, उसका फीचर आपको पता है, वो है सोल्यूशन में, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी क्वांटिटी आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे कि कोई एक दूसरा कंपाउंड जिसकी फीचर भी आपको पता है और क्वांटिटी भी पता है, और वो उस सोल्यूशन वाले कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता हो, जिसको कि आप विजुअलाइज कर सकते हो उस रिएक्शन को, तो क्या करेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे, और जैसे ही वो रिएक्ट कर लेगा आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एसिड में बेस को मिलाते जाएं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, एसिडिक से न्यूट्रल और न्यूट्रल से बेसिक में कन्वर्ट होता जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर से देख सकते हैं ना। तो ये एक तरह का टाइट्रेशन हो गया, कहने का यही मतलब है। तो टाइट्रेशन अगर हम करेंगे तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अलग अलग चार्ज कंडीशन की हालत हमको पता चलेगी। इसको हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो चार्ज कैलकुलेशन है अमाइनो एसिड्स का, ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि जो चार्ज है, +1 होगा कि +2 होगा कि -1 होगा कि -2 होगा कि 0 चार्ज होगा, ये सब कुछ अगर कैलकुलेट करना है तो इसको आपको ढंग से समझना होगा। ढंग से कैसे समझना होगा
कि जैसे जैसे आप उसमें बेस ऐड करते जाएंगे मिनिमम पीएच से, तो वो क्या करेगा कि अपना प्रोटॉन रिमूव करता जाएगा, ठीक है। और जो प्रोटॉन रिमूव करता जाएगा तो ऐसे एक कर्व बनेगा। तो ऐसे एक कर्व बनेगा तो सबसे पहले जो ग्रुप होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, वो अपना प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके आधे प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा pKa1। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके सारे प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा NH3+ वाला, तो वो हो जाएगा Pi। और जिस पे प्रोटॉन रिमूव होगा अमाइड ग्रुप वाला यानी NH3+ वाला, वो होगा pK2। तो बेसिकली क्या करते हैं कि ये दोनों पॉइंट अगर हमको पता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे तो Pi मिल जाएगा। यहाँ पे निकाला है एलेनिन के लिए, और ये फार्मूला चेंज हो जाता है किसके लिए, जहाँ पे एक माइनस चार्ज अमाइनो एसिड होगा उसके लिए, और जहाँ पे एक प्लस चार्ज अमाइनो एसिड होगा उसके लिए। इसको ध्यान से रोकिए और मेरी बात को समझिए। उसके बाद अगर एक चार्ट बनाएंगे तो ऐसा एक चार्ट होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा क्या मारना है कि सबसे जो हेवीएस्ट है वो है ट्रिप्टोफान, और सबसे जो लाइट है वो है ग्लाइसिन, ठीक है। यहाँ पे बेसिक एसिडिक ये सब तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन सिस्टीन, हिस्टिडीन और टायरोसिन में होता है भूला वाली कंडीशन कि इसका भी pKr साइड चेन के लिए हमको याद रखना होता है, तो इसको याद रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको रट्टा मारनी है। तो ये स्ट्रक्चरल और आयनिक फीचर्स हो गए। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि भैया ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कब होंगी, जब किसी कार्बन से जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग होने चाहिए, तो ही उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लो कि कोई बाबा हैं, उनके भक्त हैं, ठीक है। अब 4 भक्त हैं, चारों अलग अलग देश से हैं, तो उस बाबा में विदेश दौरा करने की प्रॉपर्टी होगी। तो वैसे ही कार्बन की बात है, 4 अलग अलग अगर ग्रुप होंगे तो उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे मान लो बाबा का जो 4 अलग अलग भक्त हैं, अब उसमें जो ज़्यादा पैसे वाला होगा उसके यहाँ बाबा पहले जाएंगे, फिर कम वाले ऐसे करके। तो उसी तरह का कुछ लॉजिक यहाँ पे भी है, पर देखते हैं कुछ अलग अलग 3 लॉजिक हैं। एक तो लॉजिक है फिशर कॉन्फ़िगरेशन वाला। फिशर कॉन्फ़िगरेशन वाला लॉजिक क्या है भैया, तो इन्होंने देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये एक बढ़िया सा कायरल कार्बन वाला एग्जाम्पल है। अब इसका जो मेन ग्रुप है CHO, अब CHO जो मेन ग्रुप है तो इसका जो कायरल कार्बन है वो 2 कार्बन है, और हमारा जो अमाइनो एसिड है उसमें कायरल कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन या 2 कार्बन। गुड। अब हम एक तो क्वेश्चन पूछते हैं, उसको आप लोग देखिए और ध्यान से बता के कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें क्या है OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है, और D ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें कि ये राइट साइड में है। तो सिर्फ L याद रखो, लेफ्ट याद रखो, बात समझ में आ गई। तो L और लेफ्ट याद रखोगे तो उसी से अमाइनो एसिड की एनालॉजी को कंपेयर कर लेना। अगर NH3 लेफ्ट में है तो L, और अगर राइट में है तो D। और ये जान लो कि सारे के सारे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं वो क्या होते हैं, L कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। बतिया समझ गए तो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये भी जान लो एक तो और कन्फ्यूजन है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, इसको अगर राइट में रोटेट करता है या लेफ्ट में रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसके लिए भी एक असाइन किया गया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। लीवो का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, याद रखना, लीवो का मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ पे लीवो का मतलब लेफ्ट मत याद रख लेना भैया, क्योंकि क्लॉकवाइज राइट होता है। राइट समझते हो, ठीक है। तो लीवो रोटेटरी हो गया क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज होंगे क्या, स्मॉल l या माइनस
या लीवो रोटेटरी, बतिया समझ गए, और ये राइट में रोटेट करेंगे, तो ये जान लो कि ये जो लीवो रोटेटरी भैया हैं, तो ये अगर आर और एस के हिसाब से हम देखें, आर और एस क्या होता है हम आगे समझते हैं, आर और एस के हिसाब से देखेंगे तो ये आर होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बतियाने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं कि और क्या बात है। तो ये बात है, बात ये है कि जो ग्लाइसिन भैया हैं उनके अंदर तो कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये न डी होंगे, न एल होंगे, न डेक्स्ट्रो होंगे, न लीवो होंगे, न आर होंगे, न एस, ठीक। बाकी के जो लोग हैं उनको देखते हैं। तो जितने भी एल अमाइनो एसिड हैं फिशर कॉन्फ़िगरेशन वाले, तो वो होते हैं क्या, लीवो रोटेटरी, और वो होते हैं क्या, मोस्टली एस, किसको छोड़ के, सिस्टीन को। क्यों? क्योंकि उसके आर ग्रुप में एस एच है, इस वजह से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो रीज़न पता चल जाएगा। यहाँ रट्टा क्या मारना है, सारे के सारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एल अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन में होते हैं, और जो नॉन स्टैंडर्ड हैं वो डी भी हो सकते हैं, एल भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन में, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ याद करोगे ना सब गंडगोल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये याद रखना है कि सारे के सारे एस नहीं होते, आर भी होता है, लेकिन सारे के सारे लीवो रोटेटरी होते हैं, यानी क्लॉकवाइज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, नेचर को ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमसे तुमसे ज़्यादा पता है, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा था। ये एक पोलराइज़र है जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करती है, और इसको यहाँ पे सैंपल रख देंगे, तो सैंपल से जब ये पास होगा तो ये या तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या तो लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो लीवो रोटेटरी, ठीक है, बात समझ में आ गई। लीवो रोटेटरी यानी माइनस, जो कि वो होता नहीं है, होता है क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि प्लस, ज़्यादातर अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन एंगल का फॉर्मूला है, हम इस पे भी सवालवा हल करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए इतना ही कॉम्प्लेक्स रखते हैं, तो बस इतना जानो कि ये ऐसे काम होता है। एक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, अमाइनो एसिड क्या करते हैं कि ये अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो हमारे सबसे काम की वेवलेंथ है वो है UV 280, जिसको यूज़ करके हम प्रोटीन का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। बाद में हम लोग डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको पढ़ेंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फेनिलएनालिन, इनका 1 लेटर कोड याद करोगे तो WYF यानी कि वाइफ, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इनका ग्राफ है, कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है, ये याद रखिए। और इसको हम देखते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ के थ्रू। ये जो बात है इसको हम एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, एब्जॉर्बेंस यानी कि A, और ये बराबर होता है या प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ के, ठीक है। तो अगर पाथ लेंथ फिक्स है तो प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन है तो कम लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो E है अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग होता है। E का मतलब होता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, और बाकी की बातें अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। और कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आगे भी मुझसे पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।